Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। अक्टूबर 1947 आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा हो चुका था। जम्मू कश्मीर भारत के हिस्से में आया और यह पाकिस्तान को बिल्कुल मंजूर नहीं था, जिसके चलते वो लगातार इस पर कब्जे की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान की सेना और कबीलियाएं ने मिलकर रजौरी के शहर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके चलते वहां रहने वाले लोग दहशत में थे। भारतीय सेना को रजौरी को वापस सुरक्षित करने का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन यह कर पाना बहुत मुश्किल था। राजौरी के सबसे करीब मौजूद भारतीय सेना की पोस्ट नौशेरा यहां से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर थी। वहां तक पहुंचने का मतलब था समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई से चढ़ाई, वो भी 5000 फीट तक, जहां रास्ते तो थे ही नहीं। उस पर ऐसे घुमावदार मोड़ जहां से छिपकर दुश्मन सीधा निशाना लगा सकता था और जरा सा पैर फिसले तो सीधे नीचे तेज बहाव वाली मनावर नदी में गिरने का खतरा। और इतना सब कम नहीं था तो दुश्मन ने राजौरी तक पहुंचने वाले सारे रास्तों पर अड़चने रखते हुए बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। सेना के वरिष्ठ अफसरों ने यह सब देख इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था कि एक रेजिमेंट ने इसे पार करने का साहस दिखाया। 8 अप्रैल 1948 सेना की टुकड़ी ने चढ़ाई शुरू की। रास्ते को साफ करते हुए इन्होंने आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि इन पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें मिशन शुरू होने से पहले ही 2 सैनिक शहीद हुए और 5 पूरी तरह से जख्मी। ये सैनिक वापस लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने दोहरे जोश से साथियों को खोने के रोष में फिर से चढ़ना शुरू किया। अगले 4 रोज न दिन की सुध न रात का होश, ये सैनिक लगातार ऊपर चढ़ते रहे। दुश्मन इन पर वार करते, जब थक कर रुकते तो ये दोहरी तेजी से ऊपर चढ़ते। थकान और गोलियों से जूझते हुए इनका काम था इस पूरे रास्ते को ऐसे साफ करना कि पीछे से आ रहे टैंकों के लिए कुछ जगह बन जाए। इस रास्ते के कई हिस्सों को सिर्फ रेंगते और घसीटते हुए ही पार किया जा सकता था। और फिर 11 अप्रैल को इस दस्ते ने दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे चिंगस पर आक्रमण किया, जहां एक बेहद कठिन लड़ाई के बाद रजौरी का रास्ता साफ हुआ और फिर वहां जवाबी कार्रवाई टैंकों से हुई। और 13 अप्रैल 1948 को राजौरी भारतीय सेना के पास सुरक्षित था। इस जीत की खबर को 2 बार रेडियो से हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मिशन कामयाब हो चुका है और राजौरी को छुड़ाने वाले ये जांबाज सैनिक थे बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, यानी बॉम्बे सैपर्स। में बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी के चीफ इंजीनियर मेजर लॉरेंस निल्सन ने 100 स्थानीय लोगों की भर्ती की पायनियर लैस्कर्स के नाम से। इनका मुख्य तौर पर सामना हुआ मराठाओं से और फिर 1781 में इन्हें नाम दिया गया पायनियर कोर का और ये मैसूर की दूसरी और तीसरी लड़ाई में टीपू सुल्तान की फौज से भिड़े। लेकिन 1820
इनके लिए महत्वपूर्ण साल था। हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक डेट होता है 1820। हाल ही में हमने बाइसेंटेनरी मनाया था 2020 में। और वहाँ पे क्या हुआ था कि इंजीनियर लास्कर्स एक कंपनी ऑफ सैपर्स एंड माइनर्स के तौर पे शामिल किया गया था। और रेजिमेंटल सेंटर बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था और वो बॉम्बे में हुआ था, जहाँ पे कमांड मिली थी उसकी कैप्टन थॉमस डिकिंसन को। 1824 से लेके 1830 तक बॉम्बे सैपर्स और पायनियर कोर को साथ मिला दिया गया और 1840 में इन्हें नाम दिया गया कोर ऑफ बॉम्बे सैपर्स एंड माइनर्स, जो कि 1903 में बदलकर हुआ थर्ड बॉम्बे सैपर्स एंड माइनर्स। पहले विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी ने 1921 में उन्हें दिया रॉयल का टाइटल और वो कहलाए थर्ड रॉयल बॉम्बे सैपर्स एंड माइनर्स। 1932 और 33 के बीच में इनका मिश्रण हुआ सिख पायनियर्स के साथ और साल 1946 में ये बने द रॉयल इंजीनियरिंग ग्रुप। एंड वंस वी बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950, तब से हमारा ग्रुप का नाम हो गया है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1966 में जो हमारे फील्ड कंपनीज होती थी जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी, वो अमेलगमेट हुए इंजीनियर रेजिमेंट्स में। लेकिन आखिर सैपर्स होते कौन हैं? उनकी क्या खासियत है और वो बाकी सैनिकों से कैसे अलग है? हर लड़ाई के क्षेत्र में जो भी प्लान, चाहे माउंटेन्स में हो, डेजर्ट्स में हो, प्लेन्स, ऐसे इलाके जहाँ नदियाँ हैं, बहुत सी बाधाएं आपको रास्ते में मिलेंगी। जब हमारे फोर्सेस ने आगे एडवांस करना है या दुश्मन के इलाके में जाना है या ऐसी जगह पे डिफेंस इख्तियार करना है जहाँ दुश्मन के आने का अंदेशा है, हर जगह ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, ज़मीन पे आने वाली बाधाओं को दूर करना पड़ता है। ये काम सैपर्स का हमेशा रहता है। तो सबसे पहले पहुँच के आपकी टेरेन, आपकी ज़मीन को तैयार करते हैं और जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसमें हुए नुकसान या माइंस निकालना या डैमेज को रिस्टोर करना। यदि आप दुश्मन के इलाके में पहुंच चुके हैं तो वहाँ पे लड़ाई ख़त्म होने के बाद उस इलाके को अपने लिए तैयार करना, अपने डिफेंसेस को अख्तियार करने के लिए बहुत लंबा और बहुत ही कड़ा रोल है, जो कभी लड़ाई में किसी भी स्टेज पर ख़त्म नहीं होता। जब हम सैपर बोलते हैं तो हम हमेशा एक फ़क्र की चीज़ हमें महसूस होती है कि हम सबसे पहले बैटलफील्ड में जाते हैं और सबसे आखिरी में आते हैं, इसलिए हमें सर्वत्र कहा जाता है। मेन जो टास्क बॉम्बे सैपर्स के हैं या किसी भी सैपर्स के हैं, उसमें 3 टास्क आते हैं। एक आता है मोबिलिटी, जिसमें हम जो युद्ध के लिए जो हमारी फ़ौज जा रही है उनको मोबिलिटी प्रदान करने का काम करते हैं, जिसके अंदर रोड बनाना है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह के ऑब्स्टैकल से उनको निकालना है। उसके बाद सर्वाइबिलिटी, जैसे कि युद्ध के मैदान में हम पहुंच गए हैं तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जैसे हैबिटेट बनाने हैं, डिफेंसेस बनाने हैं, कुछ शेल्टर्स बनाने हैं। उसके साथ साथ जो भी फ़ौजें होंगी उनको पानी का सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सब हम सर्वाइबिलिटी के अंदर करते हैं। तीसरी सबसे अहम बात है काउंटर मोबिलिटी। दुश्मन को ऐसे रास्तों से हमारे तरफ आने ना देना कि जिससे हमारे डिफेंसेस को नुकसान पहुँचे, इसलिए हमने माइन लगाते हैं, अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स बनाते हैं, जिससे हम दुश्मन की मोबिलिटी को रोकते हैं। तो इस तरह किसी भी युद्ध की या सैन्य कार्रवाई की कल्पना सैपर्स और माइनर्स के हुए बिना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि आज बॉम्बे सैपर्स एंड माइनर्स भारत की फौज की एक बेहद बड़ी रेजिमेंट है, जिसकी कई इन्फेंट्री और नेवी यूनिट्स के साथ अफिलिएशन यानी संबंधन है। हमारी बॉन्डिंग सिख लाइट इन्फेंट्री, जो एक इन्फेंट्री के एक प्रीमियर रेजिमेंट है, उनके साथ है। हमारे जो कर्नल कमांडेंट होते हैं और सिख इलाके के जो कर्नल कमांडेंट होते हैं, उसमें मोर सो रिसेंटली हमारे जनरल विक्रम सिंह जो आर्मी चीफ थे, बॉम्बे सैपर्स के ऑनरी कर्नल कमांडेंट भी रहे, और प्रेजेंट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल नारवणे, वो हमारे ऑनरी कर्नल कमांडेंट हैं। सिमिलरली हमारे 3 जनरल्स वाइस चीफ रहे, जनरल पट्टाभिरामन, जनरल थंबुराज और जनरल MMS राय। तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान रहा है इस बॉन्डिंग को तगड़ा करने के लिए। हमारे
अफिलिएशन अदरवाइज मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जब मार्चिंग वगैरह जब परेड्स होती हैं तो मार्चिंग कंटिजेंट्स सिख लाइट इन्फेंट्री की भी आती है, मराठा लाइट इन्फेंट्री की भी आती है, जो हमारे साथ शामिल होती है हमारे भव्य जो परेड होते हैं हर 4 साल में। इसके साथ ही बॉम्बे सैपर्स भारतीय जल सेना के आईएनएस मगर और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 राइनोस के साथ मिलकर काम करते हैं। आज बॉम्बे सैपर्स की 40 यूनिट्स हैं, जिनमें से 26 बड़ी और 14 छोटी इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनीज, इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन्स और रेलवेज टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं। लेकिन बॉम्बे सैपर्स की एक और बेहद बड़ी खासियत है। मैं सेकेंड जनरेशन बॉम्बे सैपर हूँ। मेरे पिताजी भी बॉम्बे सैपर में रहे हैं। जब भारतीय सेना में अवसर मिला मुझे, तो मैंने सबसे पहले बॉम्बे सैपर सोचा। एक तो पिताजी रहे हैं और दूसरा था कि बॉम्बे सैपर एक ऐसा सैपर है जिसमें मैरून बेरे 411 पैराफील्ड कंपनी है, और तब तक कोई भी महिला अधिकारी या महिला जवान कोई भी इस 411 पैराफील्ड कंपनी में मैरून बेरे आज तक नहीं पा पाया है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे सैपर के बीच में बॉम्बे सैपर सबसे नया सैपर है। महिला अधिकारी 1992 से भारतीय सेना में है, लेकिन 1994 में उनको अवसर मिला सैपर्स में अपना योगदान देने का। तो 3 महिला अधिकारी जो सबसे पहले बॉम्बे सैपर में भर्ती हुई वो है सेकेंड लेफ्टिनेंट दीपानिता दास, सेकेंड लेफ्टिनेंट अंजू गुप्ता एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट मंजू अरोरा। कोर ऑफ इंजीनियर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको मशीनें, दिमाग, प्लानिंग उन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और महिलाएं इसमें बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं। बिकॉज़ इंजीनियर्स का काम सिर्फ बंदूक लेकर भागना नहीं है, उसमें मसल पावर से के साथ साथ ब्रेन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आपके डॉल डाल के साथ साथ आपका दिमाग का प्लानिंग वगैरह में महिलाएं बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती हैं। और इंजीनियर्स एक ऐसा कोर है जिसमें मुझे लगता है कि पहले से आदिकाल से महिलाओं का योगदान रहा है। हमारे सिविलियन काउंटर पार्ट्स भी रहे हैं, और बॉम्बे सैपर में जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसमें महिलाएं बराबर से उस चीज़ को निभा लेती हैं। तो इस तरह बॉम्बे सैपर्स भारतीय सेना की एक बेहद प्रगतिशील रेजिमेंट है, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय फौज का हिस्सा हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। रेजिमेंट का मोटो है सर्वत्र, जो कि दर्शाता है कि फौज का कोई भी कार्य इनकी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता, और इसीलिए यह हमेशा हर जगह हर वक्त सेना की मदद में अग्रसर हैं। अप्रैल 1948 पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर कब्जे के मंसूबे से राजौरी पर धावा बोल उसे अपने अधीन ले लिया था, और यहां से 45 किलोमीटर दूर भारतीय पोस्ट नौशेरा में सेना के जवान तैयार हो रहे थे इसे छुड़ाने के लिए। लेकिन ये एक दुर्गम चढ़ाई थी। नौशेरा से राजौरी पहाड़ी रास्ता था और यहाँ तक कोई सड़क नहीं थी। रास्ता तो बनाना ही था, साथ ही रास्ते में दुश्मन की बिछाई लैंडमाइंस को भी निस्तेनाबूद करना था। बॉम्बे सैपर्स ने इस काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया और मेजर रामा राघोबा राणे सैपर्स के टैंक के साथ आगे बढ़ रहे थे। मेजर आर राणे को अपनी कंपनी के साथ टास्क मिला था एक रोड ब्लॉक को क्लियर करने का। जो रोड ब्लॉक था वो हेवीली फोर्टिफाइड था, वहाँ पे दुश्मन की बहुत भारी मात्रा थी, और मेजर आर राणे ने पर्सनली एक टैंक की कवर लेते हुए वह आगे बढ़े। उन्होंने रोड क्लियरेंस चालू किया, जिसके बाद वह रोड ब्लॉक तक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपनी बारूद यानी एक्सप्लोजिव्स लगाई और उन्होंने रोड ब्लॉक को नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन टैंक की कवर से यहाँ मतलब टैंक के अंदर या पीछे नहीं, बल्कि टैंक के नीचे है। मेजर राणे पेट के बल रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। मेजर राणे टैंक के शोर के नीचे गोलीबारी के बीच रेंगते हुए रास्ते पर नजर बनाए हुए थे। उनके हाथ में थी 2 रस्सियां। जहां उन्हें लैंडमाइन दिखती वो दाएं ओर की रस्सी खींच टैंक को रुकने का संकेत देते और फिर आगे बढ़ उस माइन को रास्ते से हटाने का काम करते। माइन के हटने के बाद बाएं तरफ की रस्सी को खींच टैंक को आगे बढ़ने का संकेत देते।
इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनके ऊपर भारी मात्रा से दुश्मन की गोलाबारी, एक्यूरेट फायरिंग चली, लेकिन मेजर राणे अपने पोजीशन से हिले नहीं। इस एक्ट ऑफ गैलेंट्री, इस ब्रेवरी के लिए 1951 रिपब्लिक डे 26 जनवरी को उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर राणे की जो कथा है वो सदियों से बॉम्बे सैपर्स को मोटिवेट करती है और हमें और अच्छा करने का उद्देश्य दिखाती है। और जहां परमवीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वहीं अशोक चक्र शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है। और बॉम्बे सैपर्स के लिए ये गौरव हासिल किया नायब सूबेदार गुरनाम सिंह ने। नायब सूबेदार गुरनाम सिंह अशोक चक्र विनर, ये बॉम्बे सैपर्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा उदाहरण है। वो दिन था 23 सितंबर 1973, जिसमें नायब सूबेदार गुरनाम सिंह के एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। वो डेमोन्स्ट्रेशन था स्टाफ कॉलेज के जो ऑफिसर्स वहाँ पे आते हैं उनके लिए, जिसमें एक चार्ज लाइन माइन क्लियरेंस एक डिवाइस होता है जिसका वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते वक्त अनफॉर्चुनेटली उसका एक टेल मैकेनिज्म होता है, टेल इनिशिएटर मैकेनिज्म होता है, वो एक्चुएट हो गया। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपने साथ जो 7 जवान काम कर रहे थे उनको बिल्कुल वो मौके का ध्यान रखते हुए उनको उन्होंने सेफ जगह पे जाने के लिए बताया और खुद उस एक्चुएटेड टेल इनिशिएटर को वो काबू में करने की कोशिश में लग गए। मैं हमेशा जब भी नायब सूबेदार गुरनाम सिंह की बात करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे वो मोमेंट याद आता है और मैं उसको जीने की कोशिश करता हूँ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि उनको पता है उनकी लाइफ इसमें जा सकती है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को बलिदान वहाँ पे दिया। वो करते करते उनकी वहाँ पे उनका देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। बट जब हम मुड़ के देखते हैं तो वो बॉम्बे सैपर का एक लीगेसी अपने साथ देके गए, हमें देके गए, कि जिसमें वो कैरेक्टर बॉम्बे सैपर का दिखाते हैं कि जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता वो व्यक्ति वहाँ से हट नहीं सकता। इसके साथ ही बॉम्बे सैपर्स के पास विश्व युद्ध के समय का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार भी शामिल है, जो मिला था जनरल PS भगत को। ईस्ट अफ्रीका में एक अटैक के दौरान इटालियन पोजीशंस के अगेंस्ट, जब उनकी 21 फील्ड कंपनी जिसको वो लीड कर रहे थे, उनको रास्ता क्लियर करना था। तकरीबन 15 माइन फील्ड्स थे, 55 मील की दूरी थी। 4 दिन लगातार बिना खाए पिए सोए रेस्ट करे उन्होंने वो पूरी माइन फील्ड्स को क्लियर किया। कुछ दौरान तो ऐसा भी हुआ कि एक बख्तरबंद गाड़ी जिसको ब्रेन कैरियर बोलते थे, गाड़ी के नीचे माइन आई, विस्फोट हुआ, उनका ड्राइवर शहीद हो गया। निकल करके बिना इधर उधर या कुछ और सोचे उन्होंने फट से दूसरी गाड़ी में अपना काम शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उस गाड़ी में भी ब्लास्ट हुआ, उसमें भी उनको घातक चोटें आई। फिर भी वो अपना काम करते रहे जब तक बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में नहीं पहुंच गए। तो उनके जो कमांडिंग अफसर थे उन्होंने ये खुद सोचा और कहा कि ऐसा उदाहरण 4 दिन बिना खाए पिए ये कार्य करना एक बिल्कुल ही वाकई में अचरज था उनके लिए भी, कि इस तरह का करेज उन्होंने एक ऑफिसर में देखा, जिसके लिए उनको हाईएस्ट बैटल ऑनर उस समय का विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। तो इस तरह बॉम्बे सैपर्स के नाम कई वीरता पुरस्कार हैं। आजादी से पहले 4 विक्टोरिया क्रॉस, 1 लीजन ऑफ ऑनर, 1 मेडल मिलिट्री और आजादी के बाद 1 परमवीर चक्र और 5 अशोक चक्र। आज द बॉम्बे सैपर्स के नाम हैं 1 परमवीर चक्र, 1 अशोका चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 5 कीर्ति चक्र, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स, 7 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र और 170 सेवा मेडल्स। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप भारतीय फौज की ऐसी रेजिमेंट है जिसने ना सिर्फ अपना सैन्य कर्तव्य निभाया, बल्कि उसके साथ साथ उतनी ही शिद्दत से ये कई राज्य सरकारों की मदद के लिए सामने आए। चाहे वो बड़े हादसे रहे हों या प्राकृतिक आपदाएं, सैपर्स के घटनास्थल पर पहुंचते ही लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
1993 में आपको याद होगा लातूर महाराष्ट्र में एक बड़े स्केल का भूकंप आया था। उसी तरह 2001 में भी जो भुज में एक बड़ा भूकंप आया था, उसमें बॉम्बे सैपर्स की यूनिट ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा काम किया था। उसके अगर हम देखें तो 2018 में केरल में एक सडन फ्लड्स आए थे। उस समय बॉम्बे सैपर्स के जो हैं 3 इंजीनियर टास्क फोर्स जो एयरलिफ्ट हुए थे यहाँ से, पूना से, और वो केरल गए थे। उन 4 इंजीनियर टास्क फोर्स ने जो है करीब 1 हफ्ते का ऑपरेशन करते हुए करीब 2500 लोगों को वहाँ पे बचाया और करीब 17 टन जो है मेडिसिन, खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री जो है ज़रूरतमंदों को बांटी थी। उसके अलावा ठीक 1 साल बाद फिर से अगस्त 2019 में जो है सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सडन फ्लड्स आए थे। तब भी बॉम्बे सैपर्स की जो इंजीनियर टास्क फोर्स हैं उनको वहाँ डिप्लॉय किया गया था। तब भी तकरीबन 10,000 लोगों को हमने बचाया था और करीब 19 टन जो है खाद्य सामग्री, मेडिसिन, दवाइयाँ और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमने बांटी थी। और ये सैपर्स का खुद में आत्मविश्वास ही है कि ये कोई भी काम कहीं भी पहुंचकर पूरा करने का संकल्प रखते हैं। बॉम्बे सैपर्स जब हम नाम लेते हैं तो ये कहा जाता है कि कभी भी कोई बॉम्बे सैपर यूनिट एक स्टेशन में आती है तो एक माहौल अलग से पैदा करती है। दे आर अ हैप्पी गो लकी बंच ऑफ ट्रुप्स। वो अपने साथ खुशी लेके आएंगे, वो अपने साथ एक जज्बा लेके आएंगे, वो अपने साथ एक कठिन परिश्रम करने का एक मादा लेके आएंगे, वो अपने साथ इतनी एनर्जी लेके आएंगे कि वो पूरा स्टेशन का चेहरा चेंज कर देंगे। तो बॉम्बे सैपर जवान या किसी भी यूनिट में आप जाओगे तो वो आपको एक वाइब उसमें नज़र आएगी कि दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन देयर वर्क। एक दिन मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे और मेरे कंपनी सूबेदार को अपने ऑफिस में बुलाया और एक बहुत ही कठिन सा टास्क था जो हमें करना था। उन्होंने हम दोनों को खड़ा करके सबसे पहले मेरी तरफ देखा कि क्या ये टास्क हो सकता है, और उन्होंने अपनी निगाहें मेरे जेसीओ की तरफ ले ली और जेसीओ ने बोल दिया हो जाऊगा साहब। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर मैं जेसीओ की तरफ देखा कि इन्होंने हाँ कैसे बोल दी। मैं बाहर आ गया और मैंने जेसीओ साहब को पूछा कि साहब आपने अभी 2 मिनट पहले साहब को ऐसे कैसे बोल दिया कि हो जाएगा, कैसे हो जाऊगा? तो जेसीओ साहब ने बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देखा, बोला साहब तुसी दसो। तो दिस इज व्हाट इज बॉम्बे सैपर्स, द आंसर इज यस, नाउ टेल अस व्हाट टू डू। और चूंकि बॉम्बे सैपर्स एक मिश्रित रेजिमेंट है, यहाँ मराठाओं और सिखों का मेल बहुत रंग जमाता है। लो जी जिन्हां विच इहो ਜਿਹੇ जज्बे ते बुल्लियां ते मिठी मिठी मुस्कान लैके पेश करन जा रहे ने पंजाब दा जिद्द प्रसिद्ध लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का रेजिमेंट सेंटर महाराष्ट्र के पुणे से सटे क्षेत्र किरकी में है। 1862 में जब सैपर्स ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे, तब दूसरे मराठा युद्ध में मराठाओं पर जीत हासिल करने के बाद वो यहां पहुंचे और तब से यही उनका घर बन गया। अगर मैं सेंटर का जो प्राइमरी रोल की बात करूं तो उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है रिक्रूट ट्रेनिंग। जब एक सिविलियन लड़का बाहर से एज अ रिक्रूट आता है हमारे पास, तो उसकी ट्रेनिंग हम कराते हैं, जिसमें कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है,
भाग में कॉम्बैट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जिसे हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग भी बोलते हैं, और तीसरा जो है बेसिक ट्रेड ट्रेनिंग बोला जाता है, जिसमें कि उसे किसी एक ट्रेड में अपने पसंद का, हमारे पास 31 ट्रेड्स हैं सैपर्स में, सो किसी एक ट्रेड में जो है महारत हासिल करता है। इसके अलावा जो दूसरा भाग है उसमें जो है हमारे जो बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के, जो हमारा ग्रुप है तकरीबन 32,000 ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक से बना है, तो उसके अंतर्गत जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनका जब भी प्रमोशन का टाइम आता है वो सेंटर में आते हैं और उनकी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उनको जो अगले जो अपॉइंटमेंट या अगला जो रैंक है वो लेने से पहले उसको अच्छी तरह से वो निभा सकें, उसकी ट्रेनिंग हम कराते हैं। तीसरा जो है वो है हायर ट्रेड ट्रेनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर सैपर जो है किसी एक ट्रेड में महारत है, तो समय समय पर उसको जो है उसका भी अपग्रेडेशन किया जाता है, उसके लिए वो सेंटर में आते हैं। सैपर्स और माइनर्स सैनिक होने के साथ साथ एक खास ट्रेड में कुशलता प्राप्त करते हैं, तो जहां एक और इनकी पूरी ट्रेनिंग किसी भी अन्य इन्फेंट्री यूनिट के जैसे शारीरिक और मानसिक होती है, तो वहीं दूसरी ओर खास सिविल ट्रेड्स में से एक में भी उन्हें ट्रेन किया जाता है। सो इस तरह से उनमें कई विशेषताएं देखी जा सकती हैं। एक रिक्रूट जो एक सिविल बैकग्राउंड से आता है, उसको एक सैपर में तैयार करने के लिए उसको करीब 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज है जिसमें करीब 19 हफ्ते की जो है उसको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, उसका ड्रिल और उसको वेपन हैंडलिंग के बारे में सिखाया जाता है। सेकेंड स्टेज में उसको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें वो कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क, जो कि युद्ध के दौरान मिलने वाले हर उस काम को जिससे कि हम सेना को की मोबिलिटी को, काउंटर मोबिलिटी को या सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। ये करीब 21 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद उसको ट्रेड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें करीब 31 हफ्ते से लेकर 48 हफ्ते तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेड ट्रेनिंग बिकॉज एक सैपर एक निपुण ट्रेड्समैन भी होता है, जो एक स्पेसिफिक ट्रेड लाइक कारपेंटर, मेसन, वेल्डर, या इस तरह के काम जो कि फील्ड में आने वाले ऐसे ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। इन सभी का करीब 105 हफ्ते का ये ट्रेनिंग होने के बाद एक रिक्रूट एक सैपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रेड्स कई प्रकार के होते हैं और इन सभी की अलग अलग श्रेणी की ट्रेनिंग होती है, औजार चलाने से लेकर गाड़ी चलाने तक। फौज में बी व्हीकल्स में 2.5 टन होता है, एएलएस होता है, उसके अलावा जिप्सी, आजकल टाटा सफारी स्टॉर्म भी है, पहले जीप होती थी। इसके अलावा जो OEMs हैं, जो कि हमारे अर्थ मूविंग प्लांट जो चलाते हैं, उसमें हमारे पास जेसीबी होती है, डोजर होते हैं साइज़ 4, साइज़ 2, मोटर ग्रेडर्स होते हैं, रोड रोलर्स होते हैं, सॉइल कॉम्पैक्टर्स होते हैं और हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर ट्रैक्ट, जैसे जेसीबी है ये व्हील्ड एक्सकेवेटर होता है, ऐसे ही ट्रैक्ट एक्सकेवेटर होते हैं बड़े वाले। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, बॉर्डर एरियाज़ में स्पेशली माउंटेन्स में फौज आगे से आगे पोस्ट पे बैठी रहती है, हर जगह रोड नहीं बने हुए हैं। युद्ध के समय और शांति के समय जहाँ जवान बैठा हुआ है उस तक राशन, हथियार, एम्युनिशन, हर चीज़, पेट्रोल, डीजल पहुँचाने का काम या तो आप पैदल करेंगे अगर रोड नहीं बना है, या फिर आप पोर्टर पोनी के थ्रू कराएंगे। वहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेशनल ट्रैक बनाते हैं, बेसिकली एक ऐसी ट्रैक बनाते हैं जिस पे कि गाड़ी आराम से चल सके और आगे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सके आगे बैठी हुई फौज को। बॉम्बे सैपर्स की सिखलाई न सिर्फ उन्हें दिए गए टास्क में महारत सिखाती है, बल्कि ये भी कि कम से कम समय में दिया गया काम कैसे पूरा किया जाए। सर, इसे बेली ब्रिज कहते हैं। इसे हम वार पीरियड में रिप्लेसमेंट ब्रिज के तौर पे बनाते हैं। जब हमारी सेना आगे मूवमेंट करके जाती है और उनको पीछे से रसद और सामान पहुंचाना होता है, उस समय पर इसे हम रिप्लेसमेंट ब्रिज के तौर पर हमें इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने के लिए 3 सेक्शन लगते हैं और 4 घंटे का समय इसको बनाने के लिए लगता है। और बॉम्बे सैपर्स द्वारा बनाए गए ब्रिजेस आज सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मिसाल के तौर पर दिखाए जाते हैं। इनमें से एक है बॉम्बे में नया बना एल्फिंस्टन रोड ओवरहेड ब्रिज, जो कि 2017 में मची भगदड़ के हादसे में टूट गया और कई लोगों की जानें भी गई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिए बॉम्बे सैपर्स से अनुरोध किया गया। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि क्योंकि वहाँ पे ब्रिज एक ही है और वो बहुत नैरो ब्रिज है और अक्सर रश आवर्स के टाइम ये भगदड़ पहले भी मची हुई थी, तब इंडियन रेलवेज ने बॉम्बे सैपर्स इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट किया
वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए, और टोटल 3 फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। बॉम्बे सैपर्स की टीम बनी, टोटल 3 टीमें बनी तीनों जगहों के लिए एक साथ, क्योंकि हमारे पास समय कम था। प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिज, प्रिपरेशन ऑफ साइट, डिज़ाइन ऑफ ब्रिज, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक सिविल इंजीनियरिंग में। ये सारी एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली चली और उसके बाद बॉम्बे सैपर्स की टीम पहुंच के हमने वहाँ पे कार्य शुरू किया। 90 दिनों में, 90 डेज विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड, 90 दिनों में तीनों फुट ओवर ब्रिज बना दी गई और इनका इनॉग्रेशन ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, चीफ मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस, इनके प्रेजेंस में हुआ था। इसके साथ ही महाराष्ट्र का मशहूर येरवाड़ा ब्रिज, जो कि पुणे में 1867 में बनाया गया था और जिसका नाम पहले फिट्जजेरल्ड ब्रिज हुआ करता था, बॉम्बे सैपर्स की उपलब्धियों में से एक है। प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और ऐसे इमारत हैं, ब्रिजेस हैं जो बॉम्बे सैपर्स ने अपने पिछले 200 साल में उन्होंने बनाए हैं। उसमें से एक काफ़ी वेल नोन है, वो यहाँ पे येरवाड़ा ब्रिज है जो 13 स्पैन्स हैं, जिसमें 60-60 फुट के स्पैन्स हैं, सो 780 फुट लंबा है। और जब किसी ने डिज़ाइन किया होगा उसको इनिशियली, उसको ये पता नहीं होगा कि इतनी सारी गाड़ियाँ जाएंगी उसके ऊपर। आज के डे में भी वही बंद गार्डन ब्रिज के तौर में जाना जाता है। मुंबई हाई कोर्ट की इमारत भी बॉम्बे सैपर्स ने ही खड़ी की सन 1878 में। इसके आर्किटेक्ट थे मेजर J.A. फुलर और उस वक्त इस 4 मंजिला इमारत को बनाने का खर्चा था 16,44,528 रुपए। बॉम्बे टाउन हॉल और बॉम्बे सेक्रेटेरिएट भी इसी फहरिस्त में शामिल होते हैं। बॉम्बे मिंट का भी निर्माण बॉम्बे सैपर्स ने किया। इसका काम 1824 से 1829 तक चला और इसके डिजाइन आर्किटेक्ट थे सैपर जॉन हॉकिंस। आज भी इन इमारतों की भव्यता को साफ देखा जा सकता है और ये मुंबई की शान है। और इनकी इसी जिंदा दिली और खुश मिजाजी से जुड़ी कई कहानियां हैं जो कि इनके रेजिमेंट सेंटर की इस खूबसूरत मेस में देखने और सुनने को मिलती हैं, जैसे कि किस्सा बाबा पूल का। हर एक यंग ऑफिसर्स का कोर्स जब सेंटर में आता है, दे आर डाइंड इन, उनका डाइनिंग इन होता है, रेजिमेंटल नाइट होती है। तो उस रेजिमेंटल नाइट में 1952 के बैच में वन ऑफ द ऑफिसर, एक ऑफिसर ने वो रेजिमेंटल नाइट मिस कर दी, डिड नॉट कम। जब रेजिमेंटल नाइट ख़त्म हुई और उनके सारे कोर्ट्समेट्स ने देखा कि ये आए नहीं है, तो उन्हें जाके लेके आया गया। और उस समय यहाँ पे कोई पुल नहीं था, यहाँ पे बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हुआ था, तो उन्होंने उस ऑफिसर को लाके उस पानी के ढेर में फेंक दिया। उनका नाम उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट IPS बावा था। हेंसफोर्थ ये बावा पुल का ट्रेडिशन बनते गया। एनी ऑफिसर हु इज़ कमीशनड इन बॉम्बे सैपर, कोई भी ऑफिसर जो बॉम्बे सैपर में कमीशन होते हैं, वो फार एंड ऑफ द मेस की तरफ इस बावा पुल में से वॉक करके आते हैं। और जो रिटायर होते हैं या सुपरएनुएट होते हैं, दे गो द ऑपोजिट वे। रिवाज, परंपराओं और बहादुरी की ऐसी कई और कहानियां यहाँ के संग्रहालय का भी हिस्सा हैं। किसी भी रेजिमेंट का इतिहास उसके मॉरल फाइबर में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जब आप किसी ऑफिसर, JC और जवान को उसके इतिहास के बारे में बताते हैं तो उसको ये महसूस होता है कि वो एक ऐसी टोली का हिस्सा है जो अपने कमांडर के आदेश पर अपनी जान देने को भी तैयार है। बॉम्बे सैपर्स का भी 200 साल का ये गौरवपूर्ण इतिहास हमारा संग्रहालय, हमारा म्यूजियम अपने अंदर संजोए बैठा है। ये म्यूजियम 1933 में शुरू किया गया था एक इमारत से, और आज वो इमारत शहीद गैलरी के रूप में हमारे म्यूजियम में है। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर के पहले भारतीय कमांडेंट कर्नल AP नंदा के नाम पे नंदा मेमोरियल हॉल को बनाया गया और 1950 में इसकी नींव रखी गई। बॉम्बे सैपर्स से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प बात है जो कि सिर्फ इन्हीं के रेजिमेंट की खासियत है। बॉम्बे सैपर्स का मेस एक बहुत ही अद्वितीय या अनोखा ऑफिसर्स मेस माना जाता है। और इसको अनोखा या अद्वितीय बोलने का कारण ये कि एक प्राइवेटली ओन्ड, हमारी ऑफिसर्स की निजी संपत्ति है। और इसके पीछे एक छोटा सा पीस ऑफ हिस्ट्री या एक छोटा सा कहानी है। जब 1906 के मार्च में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ
और 1 साल बाद 33,000 रुपये खर्चने के बाद ये बिल्डिंग का काम पूरा हुआ था। और मार्च 1907 में काम पूरा होने के बाद अक्टूबर 1907 में यहाँ के जो ऑफिसर्स पोस्टेड थे उन्होंने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया या कंसेप्ट के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा अगर जो 33,000 रुपये की राशि है जिसमें 25,000 रुपये का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है उसको अगर चुकाया जाए तो ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन सकती है। उसके बाद उसको एक्चुअल्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल रिजोल्यूशन पास किया जिसमें पूरा जो प्लानिंग था वो डॉक्यूमेंट किया गया था। और अगले 15 सालों में ये 25,000 रुपये की जो लोन की राशि थी वो इन्होंने अलग अलग तरीके से, जिसमें ऑफिसर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण था, उस राशि को वापस चुकाया। और 1 अप्रैल 1921 को ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से थर्ड बॉम्बे रॉयल सैपर्स एंड माइनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब निजी संपत्ति बन गई। और इस मेस की शानदार पुडिंग के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। रम और अंडे के मिश्रण से बनी इस पुडिंग को बनाने की विधि भी कई साल पुरानी है और ये इनके पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। रेजिमेंट सेंटर में पुराने समय के आलीशान पंखे मौजूद हैं जो अब मोटराइज्ड है, लेकिन आज भी यहां आने वाले लोगों को उस वक्त की शान और शौकत की याद दिलाते हैं। यहां मौजूद इस बड़ी घंटी की भी अपनी कहानी है। यहाँ पर एक मटकाऊ बेल लगी हुई है मेस के बाहर। मटकाऊ बेल जो है एक जर्मन कंपनी ईस्ट अफ्रीका में एक रेलवे लाइन लेकर रही थी, तो वहाँ पर ये बेल इंस्टॉल्ड थी। फिर वहीं पर हमारे रेलवे पायनियर्स की भी एक कंपनी काम कर रही थी। तो जब वो रेलवे पायनियर्स की कंपनी ईस्ट इंडिया से वापस इंडिया आई तो ये बेल अपने साथ लेके आई है। पार्टीशन के बाद ब्रिटिशर्स जब ऑफिसर्स जो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने जाते वक्त ये बेल गिफ्ट की थी। तो पहले एक ट्रेडिशन था कि जो ऑफिसर उसको बेल को आप जंप करके अपने लेग से उसको बेल करेगा उसको सबसे अच्छी स्कॉच गिफ्ट की जाती थी। नाम, नमक और निशान, किसी भी सैनिक के लिए ये 3 चीजें बेहद अहम हैं। और रेजिमेंट सेंटर में खास जगह है बॉम्बे सैपर्स के इंसिग्निया यानी पलटन के चिन्ह की। इंसिग्निया ऑफ द बॉम्बे सैपर्स, जिसको आप हमारा बॉम्बे सैपर वॉर मेमोरियल जो आपने सेंटर में देखा, वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद लोगों की याद में एज अ वॉर मेमोरियल बनाया गया। इसको हमने 80s में अडॉप्ट किया है और तब से ये हमारा प्राइड, हमारी शान बॉम्बे सैपर्स का इंसिग्निया है। खेल सेना का अभिन्न हिस्सा है। खेल सैनिकों के न सिर्फ शारीरिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए होता है, बल्कि एकजुट होकर खेलना और प्रतिस्पर्धा में भी आत्मीयता ढूंढना सिखाता है। आज हर रेजिमेंट खेल के क्षेत्र में बेहतरीन खिलाड़ी दे रही है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बॉम्बे सपर्स स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में 22 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, 5 आर्मी नोड और बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रेनिंग किया जाता है। आज तक हमारा बॉम्बे सपर्स 8 अर्जुन अवार्डीज, 3 ध्यानचंद अवार्डीज और 4 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो बॉम्बे राइडिंग स्कूल का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये तकरीबन 1880 सन में स्टार्ट हुआ था।
पहले जो किरकी एरिया है यहाँ पर रॉयल आर्टिलरी राइडिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था और इसमें बॉम्बे सैपर्स के ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते थे और रेस कोर्स में वो रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद तकरीबन 1960 में वो राइडिंग स्कूल डिज़ोल्व हो गया एंड 1980 में हमने बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर में अपना प्राइवेट राइडिंग स्कूल ओपन किया। तो हमने कुछ थोड़े बहुत हॉर्सेस से स्टार्ट किया था एंड 22 सेंटेनियल फंक्शन के बाद में हमने इसको अपग्रेड किया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। 5 घोड़ों से हमने अभी 26 घोड़े इंक्रीज़ कर लिए हैं। यहाँ पे हम आगे का पूरा प्लान कर चुके हैं। वी वांट टू कंडक्ट कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर। अच्छे क्लब्स हैं इन एंड अराउंड पुणे एंड बॉम्बे। वी वांटेड टू इनवाइट देम, कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करके एंड वी वांट टू रीच अ लेवल वेयर द बॉम्बे सैपर्स राइडिंग एंड पोलो क्लब इज़ ऑल्सो गॉट अ गुड नेम ऑल ओवर पैन इंडिया। बॉम्बे सैपर्स का अपना पैरालंपिक नोट भी है जो कि दिव्यांग सैनिकों के लिए है। ये उन सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है जिन्हें जंग के मैदान से घायल लौटने पर शारीरिक क्षति पहुंचती तो है लेकिन हौसलों में कमी नहीं होती। और इधर तो इतना सारा सपोर्ट मिलता है। जैसे आप नॉर्मल टाइम में आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे तो सोचते रहोगे यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। और ये गेम 100% हमारा माइंड में यही रहता है, हमने गेम करना है और हमारा जो एम है वो ओलंपिक्स से रखता है। जो बंदा नया आता है शुरू से उसका एम यही रहेगा, मैं ओलंपिक्स में मेडल लेना है, पैरा ओलंपिक्स में। तो ये बहुत अच्छा जगह है खुद को मोटिवेट करना और देश के नाम को रोशन करने के लिए और आर्मी का नाम रोशन करने के लिए। आज इन पैरा एथलेटिक्स ने कई पुरस्कार जीते हैं। 2018 एशियन गेम्स में नायाब सूबेदार वीरेंद्र को शॉटपट में सिल्वर और नायब सूबेदार अनीश को स्टैंडिंग डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2019 में हुए मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में भी इन दोनों को अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल हुए। बॉम्बे सैपर्स ने हर हाल में अपने सैनिकों और उनके परिवारों की जिम्मेदारी उठाई है। इसी जज्बे के साथ बॉम्बे सैपर्स के सेवानिवृत्त ऑफिसर्स का समूह भी चलता है जो उन्हें उम्र के हर पड़ाव में भी मदद करता है। So this was born in May 1999. The main aim of this association is to promote spirit de corps and promote general welfare measures other than service matters of all ranks of Bombay Sappers, retired and serving, including their families. तो ये तो हमारा एम था। कुछ ऑब्जेक्टिव्स उस टाइम हमने तय किए, वो इस प्रकार थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्टर स्पिरिट ऑफ कॉमरेडशिप बिटवीन रिटायर्ड एंड serving Bombay Sappers, to rehabilitate widows and their families, to undertake certain welfare measures and to do all this raise certain funds. इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी बॉम्बे सैपर्स अपने सेवानिवृत्त जवानों को ट्रेनिंग देती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसका भी प्रशिक्षण 1 महीने का जो भी सिपाही समयबद्ध तरीके से अपनी रिटायरमेंट के लिए आते हैं हमारे पास, क्योंकि ये अल्मा मैटर है बॉम्बे सैपर्स का, तो कमीशनिंग भी जवानों की रिक्रूटिंग यहीं पे होती है, वो सिपाही यहीं से बनते हैं और जब अपनी वो सेवा समाप्त करके सेवानिवृत्ति के लिए भी यहीं पर आते हैं, तो उस समय भी उनको उनकी ट्रेड के हिसाब से 1 महीने की एक फाइनल ट्रेनिंग स्किल दी जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, और उसके लिए भी एक उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के बाद, क्योंकि वो यंग एज में एक सिपाही रिटायर होता है, सेकंड ऑप्शन सिविल स्ट्रीट में अपने स्किल्स जो उसने फौज में इतनी मेहनत से हासिल की है उसको लिए वो अपने जीवन को आगे और संवार सके। बहादुरी, जिंदा दिली, आत्मीयता की मिसाल ये बॉम्बे सैपर्स आज भारतीय सेना के हर महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा है और बेहद कर्तव्य निष्ठा को हर सर्वत्र के मूल सिद्धांत पर चलते हुए हर मिशन को अंजाम देते हैं। अनुशासन, वफादारी और परिश्रम इनके खून में बसते हैं और यही वजह है कि आज ये भारतीय सेना के वर्तमान और भविष्य की मजबूत कड़ी है।